यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था उसी के क्वेश्चन आंसर्स में। चैप्टर 5 में हमारे जो भी टॉपिक्स थे हमने सब कंप्लीट कर लिए थे उससे रिलेटेड, और वो आपको मैं बता भी दिए थे। फिर भी हमसे आपको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप वापस से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को वापस सॉल्व कर दूंगा। आज हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हम उसके पीडीएफ बना करके आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उनको अच्छी तरीके से याद कर लें और नोटबुक में लिख लें। तो अब हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हु डिस्कवर सेल्स एंड हाउ, किसने सेल्स को डिस्कवर करा और किस तरीके से करा। तो ये चीज़ आप लोगों को अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताई थी। जो सेल्स को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या करा? सेल्स को डिस्कवर करा। और किस तरीके से करा? उन्होंने एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप क्या चीज होती है? जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी छोटी चीज को भी अच्छी तरीके से हमको देखने में काम आए। तो इन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप का यूज इन्होंने, वो एक कॉर्क था, कॉर्क की स्लाइस को देखने के लिए काम में लिया। तो उस स्लाइस में इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि उसमें हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मतलब कि उसके अंदर, उस सेल्स के अंदर भी, उस जो कॉर्क की स्लाइस है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टीशंस हो रहे थे। तो उस तरीके से इन्होंने ऑब्जर्व करके उनको नाम दिया सेल्स। तो इस तरीके से क्या करा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करा कि भाई जो जितनी भी चीजें होती है लाइफ में वो सब क्या है, सेल से मिलके बनी होती है, लिविंग थिंग्स की। ठीक है, तो ये तो बात थी रॉबर्ट हुक के सेल्स वाले एक्सपेरिमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? तो इसका क्या कारण हो सकता है हमारे पास? क्योंकि सेल्स क्या है, अलग अलग सेल्स होती है जो अलग अलग लाइफ परफॉर्म, मतलब फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती हैं। और अलग अलग ऑर्गेनाइज होते हैं, वो भी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू में हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मतलब इनमें बेसिक यूनिट क्या होगी? सबसे जो स्टार्टिंग वाली यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट वो क्या होगी? सेल्स। क्योंकि अगर सेल्स नहीं होगी तो आगे की जो पार्ट्स है वो होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्यों बोलते हैं जो सेल्स है वो क्या होगी? बेसिक यूनिट होगी अपने पूरे लाइफ के स्ट्रक्चर की। ठीक है, देखें, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। आपने देखा था CO2 और O2 भाई जो होता है सेल्स के अंदर और बाहर किस तरीके से जाती हैं। तो अपन जब डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ रहे थे तो डिफ्यूजन प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि CO2 की अमाउंट अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो आउटर सब्सटेंस में कंसंट्रेशन क्या है, कम। अगर कम है तो सेल के अंदर का जो अपने पास CO2 है वो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ मूव करेगा। जो अपन को पता है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो भाई ज्यादा मात्रा जहाँ पे है वहां से कम मात्रा की तरफ मूवमेंट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो होता है डिफ्यूजन। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे मान लो किसी सेल में CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर की तरफ जाएगी, जहाँ पे CO2 की क्या है, अवेलेबिलिटी कम है। अब जो सेल है वहाँ पे CO2 क्या हो गई है, कम हो गई है। तो CO2 कम हो गई है तो उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पे क्या आएगी, ऑक्सीजन गैस आएगी, और ऑक्सीजन गैस वहाँ पे जाकर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आना और जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? तो इसका कारण आपको बता चुका हूँ मैं पहले भी, एक बार वापस देख लेते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है, किसी भी सेल के आउटर जो लेयर बनी हुई होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बाहर की तरफ लेयर बनी हुई है तो क्या कर रही है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है मतलब अंदर से कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है तो उसको बाहर जाने से रोक रही है। बाहर से कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर जरूरत है तो उसको अंदर लाने का काम कर रही है, और ये फिर लाने के लिए अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा रही है, परमिशन प्रोवाइड करा रही है। या फिर जैसे दूसरा अपने पास देख सकते हैं कि भाई कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसकी जरूरत अंदर नहीं है, वो क्या हो सकता है, अपने उस सेल को नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो उस सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देगी और किसी अंदर वाले इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को बाहर नहीं जाने देगी। तो ये तो
इस तरीके से क्या कर रही है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सेलेक्टिवली प्रीमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखें आगे, Why are lysosomes known as suicidal bag? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम, जैसा कि अपन लाइसोसोम के स्ट्रक्चर में पढ़ा है अपन ने कि उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको सिंथेसाइज, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, उनको सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। अब जैसे मान लो कि कहीं पे भी ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा ज़्यादा हो गई सेल में, तो फिर उनको क्या करना है, सिंथेसाइज करना है। तो सुसाइडल बैग क्या करते हैं, खुद जो होते क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, खुद फट जाते हैं और उनके अंदर जो एंजाइम पाया था वो पूरी सेल में फैल जाता है। इस तरीके से जो हमारे पास मतलब मटेरियल है वो क्या होता है, पूरी तरीके से सिंथेसाइज या पच जाता है। नहीं तो अगर ये नहीं होता क्या होगा, जो अपने पास ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स रूप में रहेगा, और कॉम्प्लेक्स रूप में रहेगा तो फिर उसको काम में लेना मुश्किल होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कराना जरूरी होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में उसको काम में नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को क्यों बोल रहे हैं सुसाइडल बैग, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खुद के अंदर ही जो प्रोटीन बन रहे हैं उनको सिंथेसाइज करने का काम कर रहा है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन। इमेजिन करने वाली बात है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही नहीं तो फिर क्या होगा, या फिर ब्रेक डाउन टूट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, पूरी लेयर बनी हुई है, बाहर से आने वाले मटेरियल या फिर अंदर से जाने वाले मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो बाहर वाला जो सब्सटेंस है और अंदर वाले सब्सटेंस उनमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा, मतलब कोई भी मटेरियल बाहर आ जाएगा, बाहर से अंदर आ जाएगा और अंदर से बाहर चला जाएगा। तो वो इसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंस हो सेल के लिए वो सेल के अंदर आ जाएगा और सेल को नुकसान हो सकता है उसकी वजह से, या फिर सेल का कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो बाहर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, उसमें सेल के अंदर उस टाइप के मटेरियल की कमी हो जाएगी, तो वो फंक्शन को प्रॉपर्ली पूरा नहीं कर पाएगी। तो और क्या हो सकता है, जैसे क्या कर रही है, इसको पूरा प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, तो प्रोटेक्शन क्या हो जाएगा, बाद में बंद हो जाएगा। और भी दूसरे जो काम होते हैं अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पूरे होते हैं, वो सारे वर्क क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। देखिए नेक्स्ट, देखो, व्हाट विल हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी अपार्टस। अगर हमारे पास गोल्गी अपार्टस नहीं होगा तो हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। गोल्गी अपार्टस का काम क्या है, जो भी मतलब मटेरियल वगैरह बनते हैं उनको स्टोरेज करना, और स्टोर करने के साथ साथ जो उनके टारगेट होते हैं वहां तक प्रोटीन को पहुंचाने का। अगर ये होगा ही नहीं तो जो मटेरियल स्टोर करने का काम वो स्टोर नहीं हो पाएंगे, फर्स्ट चीज को स्टोर नहीं होंगे। और उसके बाद में क्या है, जैसे जिस अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो वहां तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम गोल्गी अपार्टस करता है, क्योंकि ये उनको वहां तक पहुंचाता है। अगर यही नहीं होगा तो ये उनको वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा, और नहीं पहुंचा पाएगा तो वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से गोल्गी अपार्टस नहीं होने पर लाइफ ऑफ सेल में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको डिफरेंस बता चुका हूँ पहले से। हमारे जो मतलब ऑलरेडी हम डिफरेंस बना चुके हैं, उस तरीके से आप उनको देख करके अच्छी तरीके से लिखेंगे। यूनिसेलुलर एक सेल वाले, मल्टीसेलुलर बहुत ज़्यादा सेल्स वाले हैं। यूनिसेलुलर मतलब कि जिसमें केवल एक टाइप की सेल पाई जाती है, यूनिसेलुलर जिसमें हम एग्जांपल देखेंगे तो अपने पास अमीबा आ जाएगा, और मल्टीसेलुलर में फंगी या फिर एनिमल वगैरह सब अपन उसके ही एग्जांपल्स हैं। देखें नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक की सेल की भी अपन ने अच्छी तरीके से डिफरेंस देख लिया। ये क्या, इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, इनकी कुछ बड़ी होती है। इस तरीके से अपन ने टेबल भी बनाई थी, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आना डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती हैं, ये भी अच्छी तरीके से अपन डिफरेंस देख चुके हैं। तो ये डिफरेंस आपको नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरीके से याद करना है। तो ये तो हुए हमारे क्वेश्चन आंसर्स की बात।
तो आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इनसे रिलेटेड भी आपको कोई और प्रॉब्लम रहती है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप वापस से मुझे पूछ लें। तो आज का तो हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है विद क्वेश्चन आंसर। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और उससे रिलेटेड आपको जो भी मेरा नई चीज़ें हैं टिश्यू है उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ तक तो अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लें और जो भी है पूरा समझ लें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।